दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने सीरीज़ में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ चल रहा है। इसमें हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग बात करें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और ये है असहयोग आंदोलन के समय में झारखंड में किस तरह से ये आंदोलन प्रसारित होता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसके बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये असहयोग आंदोलन होता क्या है या क्यों होता है, और इसके बाद किस तरह से ये झारखंड में प्रसारित होता है, भारत में किस तरह से लोगों द्वारा या विभिन्न नेताओं द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, और गांधी जी का जो मंशा है इस आंदोलन के पीछे वो क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ताकि किधर से कैसे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से भी घुमाकर भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा, तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ नेताओं का नाम अवश्य रहेगा जिसको आपको रटना होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे फिर से उसी तरह से बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ फ़ोटोज़ को भी देखेंगे ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, जो भी ये मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ इसमें प्योर कॉन्सेप्ट है, साथ में आपको फैक्ट्स भी मिल रहे हैं। यानी अगर इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार तक एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं तो आपको ऑलरेडी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे या उसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियोज़ को ही अगर 2-3 बार देखते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी, और जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपके पास सोर्सेज पहले से हैं, उनको भी आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह आपको वीडियो पसंद आ रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें और इम्प्रूव की जानी चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। ये मैं बार बार नहीं बोलता, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के अगर बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 1914 में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले हमने राष्ट्रवाद का उदय देखा था झारखंड में किस प्रकार से हुआ था। तो उसके आगे हम चल रहे हैं, आगे की कड़ी में आपको मिल रहा है कि पहला जो विश्व युद्ध है वो इस समय में 1914 में शुरू हो चुका है। इसके बाद अगला ही साल आप देखेंगे कि 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी का आगमन हो जाता है। कहाँ रहते हैं गांधी जी? इससे पहले तो आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं। तो वहाँ से गांधी जी यहाँ भारत में आते हैं, और भारत में जब आते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर ये अंग्रेज़ों से बातचीत करते हैं। अंग्रेज़ों से बातचीत करने के बाद ये लोगों को जो अंग्रेज़ी सेना है उसमें भर्ती करने के लिए आग्रह करते हैं कि भाई आप लोग क्या होइए, इस सेना में भर्ती हो जाइए। और इसी भर्ती के कारण या भर्ती के लिए आग्रह करने के कारण इनको कुछ लोगों के द्वारा क्या कह दिया जाता है, तो इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको याद कर सकते हैं आप। ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको कह दिया जाता है। और इसके अलावा अंग्रेज़ जो हैं खुश हो जाते हैं, और खुश होने के पश्चात इनको कैसरे हिंद की उपाधि दे देते हैं। तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसरे हिंद की जब ये उपाधि इनको मिलती है उसके बाद ये अंग्रेज़ों का सहयोग करने लगते हैं, और काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है, और फाइनली 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1918 में जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, गांधी जी को लगता है कि हमने अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा हेल्प की है तो ये लोग क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारी बातों को मानेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि इसके जस्ट अगले ही साल 1919 में क्या हो जाता है, एक बहुत भयानक कांड होता है, और वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हो जाता है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। जिसके बाद गांधी जी का अंग्रेज़ों के प्रति जो मोह है वो भंग हो जाता है। इनको लगता है कि नहीं, इनका हेल्प करना बेकार है। और इसी समय आपको पता होगा 1919 में ही रॉलेट एक्ट एक आता है। उसी के विरोध में ये जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यही है नो वकील नो दलील नो अपील वाला कानून, जिसमें किसी को भी जो कहीं भी अगर 4 से ज़्यादा संख्या में लोग खड़े हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। वो अपने खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे किसी कोर्ट में जाकर। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है इसी की वजह से होता है। और गांधी जी यहाँ से निर्णय लेते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, तो पूरे भारत के लेवल पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, ताकि अंग्रेज़ों को पता चले कि ये भारत जो है उनका नहीं है, ये देश हमारा है, और हम यहाँ से इनको खदेड़ देंगे, कभी भी खदेड़ सकते हैं। तो यहाँ से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ती है। और 1920 में ही क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में
प्रस्ताव रखा जाता है असहयोग का, और यहाँ से असहयोग का प्रस्ताव जो है वो पारित होता है। और पारित होने के बाद इसका नेतृत्व कहा जाता है कि गांधी जी आप करेंगे। और गांधी जी पहली बार पूरे देश में इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जिसमें लगभग सभी तबके के लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी इसमें महिलाओं के साथ साथ किसान, किसान के साथ मजदूर, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते हैं, लगभग सभी वर्ग आप मान के चल सकते हैं। और इसी समय में समानांतर आप देखेंगे कि 1919 में एक खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है। इसी वजह से तो इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो गांधी जी क्या करते हैं कि खिलाफत आंदोलन में जो मुस्लिम लोग शामिल होते हैं उनको इसी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लेते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस प्रकार आपका लड़ाई जो है वो ब्रिटिश लोगों से है, उसी तरह से हमारा भी लड़ाई ब्रिटिशों से है, तो आप आके हमारे साथ मिल सकते हैं और हम लोग साथ मिलकर उनको यहाँ से भगाएंगे या अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उनसे लड़ाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है कहानी। अब जैसे ही ये चीज़ 1920 में भारत में शुरू होगी तो आप समझ रहे हैं कि झारखंड चूँकि उसी का हिस्सा है तो झारखंड में भी इसका प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो झारखंड में भी उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभाव होता है। 1920 में ही झारखंड में भी इस आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी समय गांधी जी भी झारखंड का दौरा करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी यहाँ दौरा करते हैं और गांधी जी दौरा जब करने के लिए यहाँ पे आते हैं झारखंड का दौरा, तो इनके साथ और भी कई बड़े नेता रहते हैं जिनमें मोतीलाल नेहरू शामिल हैं। मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है मजहरुल हक, जो कि बिहार के क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य कर रहे थे। तो मजहरुल हक भी हैं जो खिलाफत आंदोलन में भी साथ दे रहे थे। तो ये 3 नेता यहाँ पे गांधी जी के साथ झारखंड में आते हैं और झारखंड में ये लोग घूम घूम कर विभिन्न जगहों पर सभाओं को संबोधित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को इस आंदोलन के बारे में बताते हैं कि ये आंदोलन क्या है। अब एक पॉइंट और आप समझ सकते हैं कि हमने जब ताना भगतों की बात की थी तो ताना भगत में हमने देखा था ये लोग गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब चूंकि यहाँ पे ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ताना भगत भारी मात्रा में इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और ताना भगतों का यह सबसे बड़ा आंदोलन है जहाँ पे ये लोग हिस्सा लेते हैं और गांधी जी के द्वारा बताए गए सभी रास्तों को ये लोग पालन करते हैं और अलग अलग जगहों पर ब्रिटिशों का हालत ख़राब करके रख देते हैं। आप कह सकते हैं कई जगहों पर कर बंदी करते हैं, यानी टैक्स देना बंद कर देते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर अंग्रेज़ी जो फ़ौजें हैं उनको परेशान कर देते हैं। हालांकि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहता है। गांधी जी ने अहिंसक रहने का इसका ऐलान कर दिया था और आपको पता होगा कि ताना भगत जो भी आंदोलन करते थे उसमें अहिंसक प्रवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा रहती थी। तो ये आंदोलन भी यहाँ पे अहिंसक ही था। अब आगे क्या होता है कि इस जनजाति में जिस प्रकार से हमने देखा इस विद्रोह में जिस प्रकार से हमने देखा कि ताना भगतों ने हिस्सा लिया, उसी तरह से पहाड़िया जनजाति का भी एक बड़ा रोल रहा है। और पहाड़िया जनजाति में एक नाम इम्पोर्टेंट है, जबरा पहाड़िया। ठीक है, तो जबरा पहाड़िया इस आंदोलन में पहाड़ियों की तरफ से हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बाद में इनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इनकी भूमिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये आंदोलन शुरू होता है तो गांधी जी ने एक वर्ड दिया था, स्वदेशी की बात की थी कि हम लोग क्या करेंगे कि हर चीज़ें यहाँ पर स्वदेशी का पालन करेंगे, यानी विद्यालय भी हमारा अपना होगा और उसी विद्यालय में हम लोग अपने बच्चों को भेजेंगे या उनकी शिक्षा होगी। हम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए विद्यालयों में नहीं जाएंगे, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज छोड़ देंगे, वकील अपने अदालतों को छोड़ देंगे। इस प्रकार से आह्वान किया गया था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि काफ़ी जगहों पर कई विद्यालयों की स्थापना की जाती है जिन्हें राष्ट्रीय विद्यालय की संज्ञा दी जाती है, राष्ट्रीय विद्यालय कहा जाता है। तो इसमें रांची में, फिर चतरा में, चतरा के अलावा गिरिडीह, फिर आप देखेंगे धनबाद में, इस प्रकार से कई स्थान पर जो भी बड़े शहर रहे हैं वहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। पलामू, लोहरदगा, सभी जगह। और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करने के बाद लोगों से आह्वान किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें ताकि इस असहयोग आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा सकें। वैसे भी देखिए, एक बात मैं बताना भूल गया कि असहयोग का मतलब क्या होता है। असहयोग का मतलब ही है, इसमें छुपा हुआ है कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे। और गांधी जी का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम लोग सहयोग अगर नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, तो हम लोग सब कुछ अपना रखेंगे, तुम्हारा हम लोग कुछ भी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो तुम्हारा ऐसे ही मतलब एक आंदोलन चल जाएगा या तुम्हें नुकसान होगा। आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी को अंग्रेज़ को सहयोग ही ना दें, उनको कर ही ना दें, या फिर उनके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज का बहिष्कार ही कर दें, तो फिर क्या होगा कि उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी डवाडोल हो जाएगी और अंग्रेज़ जो है फाइनली परेशान होंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो यही गांधी जी की नीति थी। और अब झारखंड में हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि किस प्रकार से ये आंदोलन बढ़ा। बाकी अब बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसका प्रसार हो रहा है। अब हम लोग सबसे पहले रांची की बात कर लेते हैं। रांची में इसका प्रसार जब आप देखेंगे कि जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं तो गांधी जी बहुत जगहों पर जाके सभाएँ करते हैं और उन्हीं सभाओं के माध्यम से वे प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हिस्सा लेते हैं। तो 1921 में जब यहाँ पे गांधी जी आते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ नेता हैं जो जब ये सभा कर रहे होते हैं वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जो रांची के क्षेत्र में थे, जिनमें भोलानाथ शामिल हैं। भोलानाथ के अलावा एक नाम अब्दुल रज्जाक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अब्दुल रज्जाक एक नाम है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं। तो इस तरह से रांची में कुछ खास नहीं है इस आंदोलन के ज़रिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आंदोलन में मतलब मेनली इस आंदोलन में यही था कि बहिष्कार किया जाता था। तो इन्हीं नेताओं के द्वारा इस क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में बहिष्कार को आगे बढ़ाया गया या इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, आप कह सकते हैं। और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हमने देख ही लिया कि रांची में हुआ, लोहरदग्गा में हुआ। तो चूँकि रांची इसी क्षेत्र में, तो हम लोग रांची की बात कर रहे हैं और लोहरदग्गा भी पहले रांची के क्षेत्र में ही आता था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों जगहों पर किस प्रकार से राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होती है। इसके अलावा हम लोग दूसरा पार्ट पे बात करें तो ये हमारा पलामू रहेगा। और पलामू में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हैं धनी सिंह खरवार। ठीक है, धनी सिंह खरवार का आपको नाम याद रखना है। और पलामू में ये काफ़ी ज़्यादा इस आंदोलन को प्रबल बना देते हैं। आप देखेंगे कि ये जंगलों को काट देते हैं, क्योंकि जंगल कानून लाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो जंगल काटो अभियान ये लेकर आते हैं, जंगलों को काटते हैं और जंगल काटने के बाद वहाँ पर खेती करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था ये काम करने के लिए, तो धनी सिंह खरवार गांधी जी से काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। इस वजह से ये जंगल काटो अभियान इस क्षेत्र में चलाते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को पलामू का राजा भी घोषित कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पलामू का राजा घोषित भी अपने आप को कर देते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है कि पलामू के क्षेत्र में जब आप देखेंगे, इसको हम लोग दूसरे जगह पे थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा बचा नहीं है। तो नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे एक मैप पे बात करते हैं हम लोग। ये रफ मैप है, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि आपने ख़राब मैप बनाया, तो ये मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में पलामू है और पलामू की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि धनी सिंह खरवार किस तरह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो वो तो अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक और नेता का नाम आता है और इनका ही फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। इनका नाम है C.F. एंड्रूज, याद रखिएगा, C.F. एंड्रूज इनका नाम है। और ये डाल्टनगंज के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी वहीं पर C.F. एंड्रूज जो हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए, ये जो एक्टिव हैं वो कहाँ पर हैं, तो डाल्टनगंज। आपको पता है डाल्टनगंज कहाँ पर है, तो ये पलामू में है। और C.F. एंड्रूज के बारे में एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि इनको कहा जाता है देश बंधु, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी इनको कहा जाता है दीन बंधु। तो ये ध्यान रखिएगा कि C.F. एंड्रूज को कहा जाता है दीन बंधु, जबकि देश बंधु किसको कहा जाता है, तो इसको भी साथ साथ आप याद कर सकते हैं कि देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। ये कन्फ्यूजन भी कई बार रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, जबकि दीन बंधु किसको कहा जाता है, तो C.F. एंड्रूज को। ठीक है, ये जो है, तो C.F. एंड्रूज डाल्टनगंज के क्षेत्र में एक्टिव हैं और इन्हीं के नेतृत्व में जो डाल्टनगंज में या पलामू में आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है इसका 15वां अधिवेशन होता है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, इसका कैवा अधिवेशन हो रहा है, तो 15वां अधिवेशन हो रहा है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो कौन है, तो वो C.F. एंड्रूज ही हैं, जो इस अधिवेशन की या कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हैं। और अध्यक्षता करने के बाद इस क्षेत्र में ये असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और इसी दौरान आप देखेंगे कि डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय, और जिसका प्रधानाचार्य किसको बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रधानाचार्य जिसको बनाया जाता है वो हैं बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो हैं ये बनते हैं प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो कहाँ बनते हैं ये, तो ये डाल्टनगंज के क्षेत्र में बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, मजरूल हक हो गए,
अब्दुल बारी और भी कई नेता हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं और इस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अब्दुल बारी हैं, ठीक है। इसके अलावा मजरूल हक हैं, तो मैं सिर्फ हक लिख रहा हूँ। इसके अलावा एक हसन इमाम हैं, ये भी इस क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा चंद्रवंशी सहाय हैं। तो ये कुछ नाम हैं। प्रमुख रूप से ये लोग बिहारी नेता रहते हैं, लेकिन चूंकि ये आप रीजन देखते हैं कि बिहार से सटा हुआ है, तो ये लोग इस क्षेत्र में आते हैं। और झारखंड उस समय बिहार में भी था, एक प्रमुख बात ये भी है। इसी वजह से यहाँ पे ये कुछ बड़े नेता रहते हैं जो आते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से पलामू में आप देखेंगे कि एक और आदमी रहते हैं जो इस क्षेत्र में वकालत छोड़ देते हैं गांधी जी के कहे अनुसार, और इनका नाम है शेख साहब। तो शेख साहब का नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये असहयोग का पालन करते हैं और ये क्या करते हैं, तो ये वकालत छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हम वकालत बिल्कुल नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के अधीन रह के। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, या ऊपर हम लोग देखते हैं अगर जगह है तो, हाँ यहाँ पे देखिए बात हो सकती है, थोड़ा सा बात है। तो हम लोग यहाँ पर हजारीबाग की बात करेंगे। देखिए हजारीबाग में कई छात्र नेता रहते हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद आंदोलन में कूद पड़ते हैं, और इन छात्रों का जो नेतृत्व है वो कई लोगों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम यहाँ पर एक ऐसा है जो वकालत छोड़ देते हैं। तो इनका नाम है राम नारायण सिंह, ठीक है। तो ये हजारीबाग के क्षेत्र में ही रहते हैं, और इन्होंने क्या किया था, तो ये वकील थे और इन्होंने वकालत छोड़ दिया था गांधी जी के कहे अनुसार। इसके अलावा आप देखेंगे कि हजारीबाग में आंदोलन में जो प्रमुख नेता रहते हैं उनमें बजरंग सहाय एक प्रमुख नाम है, याद रखिएगा, बजरंग सहाय। इसके साथ ही कुछ और नाम हैं जिनमें कृष्ण वल्लभ सहाय हैं, तो ये भी याद रखिएगा, कृष्ण वल्लभ ही लिख रहा हूँ, कृष्ण वल्लभ सहाय हैं। इसके अलावा एक सरस्वती देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है महिलाओं में, सरस्वती देवी। इनको इसी समय में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और फिर आगे क्या होता है कि यहाँ पर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 15वां अधिवेशन को देखा कि ये कहाँ हो रहा था, तो ये डाल्टनगंज में हो रहा था। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो 16वां अधिवेशन है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही वो लेडी हैं जो इसकी अध्यक्षता करेंगी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले अध्यक्षता करने वाली जो रहेंगी, ये इनका नाम है सरला देवी। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सरला देवी। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सरला देवी का ही फ़ोटो है, और ये कहाँ पर होता है, तो हम बात कर रहे हैं अभी हजारीबाग की। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहानी को समझते जाइए कि कैसे क्या कहाँ पर हो रहा है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो 16 नंबर का है, इसकी अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, तो हजारीबाग में किया जाता है। और इस अधिवेशन में जब ये अध्यक्षता कर रही होती हैं तो ये सारे लोग इस समय उपस्थित होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग बात करते हैं सिंहभूम के क्षेत्र में किस प्रकार से ये आंदोलन चला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ताना भगतों का फ़ोटो है। तो ताना भगत अभी भी झारखंड के कई क्षेत्रों में एक्टिव हैं, और ये लोग गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को, इस दिन काफ़ी बड़ा जुलूस निकालते हैं, और इस जुलूस के द्वारा गांधी जी के जो कही हुई बातें हैं उनको अपनी सभाओं में चर्चा के विषय बनाते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार से अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिंहभूम की। तो देखिए सिंहभूम इस क्षेत्र में है, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये आंदोलन चला। तो सिंहभूम के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कुछ प्रमुख नाम हैं जिनमें एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो नाम है अब्दुल गनी और बीजी साठे का, ठीक है। तो याद रखिएगा, बीजी साठे, अब्दुल गनी। इसके अतिरिक्त एक और नाम आप ले सकते हैं, प्रभाष चंद्र मित्र। अब देखिए इस समय में जो सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र था ना, वो चक्रधरपुर था, जो कि हमने पिछले भी कई जो आंदोलनों को पढ़ा उसमें भी देखा कि सबसे ज़्यादा जो आंदोलनकारी थे या आंदोलन होते थे वो इसी क्षेत्र में होता था। तो ये सारे नेता इसी क्षेत्र में एक्टिव थे, ठीक है। और इसी वजह से आप देखेंगे यहीं पे एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तीनों नेता रहते हैं। ये तीनों नेता क्या करते हैं, सार्वजनिक सभाओं का बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं। कहाँ पर बुलाते हैं, तो एक गोलमुरी मैदान है वहाँ पर, ठीक है, गोलमुरी मैदान में एक सभा बुलाते हैं। और ये सब जो मैदान है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में है। अब क्या होता है कि यहाँ पे बुलाते हैं, इसमें
जो विशाल जनसभा है वो आती है और यहाँ पे ये लोग इस सभा का आयोजन करते हैं। और 15 मार्च 1921 को ये लोग क्या करते हैं, तो एक हड़ताल की घोषणा करते हैं और इस रीजन में पूरी तरह से हड़ताल की जाती है जमशेदपुर में। उसके बाद जून 1921 में यहाँ पे मजहरूल हक आते हैं, ठीक है, जून 21 में मजहरूल हक आते हैं और ये लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आंदोलन को एक दिशा देते हैं कि किस प्रकार से आपको आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे भी भारी मात्रा में बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें बहिष्कार करना है और हमें क्या करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है और जो भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार वगैरह किया जाता है। और कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर ये हैं कि गिरिडीह के क्षेत्र में भी कई आंदोलनकारी थे। अब ये सिंहभूम हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में एक आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हैं बाबू बजरंग सहाय। तो याद रखिएगा कि बाबू बजरंग सहाय किस तरफ एक्टिव हैं, तो ये एक्टिव हैं गिरिडीह में। और गिरिडीह में ही एक क्षेत्र है, कौन सा, तो पंचम्बा एक क्षेत्र है, वहीं पे ये एक्टिव है, पंचम्बा के क्षेत्र में। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान, जब आप इधर ही हम लोग मैप में ही बात कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थान तो है नहीं, जगह है नहीं खाली, तो चलिए यहीं पे देखते हैं एक रफ मैप में। तो इस प्रकार से अगर हमने बात किया तो ये देखिए गिरिडीह के क्षेत्र में हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा साहेबगंज को देखते हैं कि साहेबगंज के क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो साहेबगंज को इसी आंदोलन के दौरान क्या किया जाता है, तो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से अशांत क्षेत्र हो घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह इतना व्यापक हुआ कि इसको अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा। कब, तो 1922 में। और इसी समय में देखिए एक पुस्तक लिखी जाती है और ये क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रेरित थी और इसका नाम है देशेर कथा। तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्रांतिकारी विचारधाराओं से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसका प्रकाशन इसी समय में हुआ और इसको बैन भी कर दिया गया था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है साखाराम गणेश देउस्कर। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, लेकिन इनको हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे जहाँ पे विभिन्न पुस्तकों को हम लोग बातचीत करेंगे। तो देशेर कथा याद रखिएगा साखाराम गणेश देउस्कर का है, ये इसी आंदोलन के दौरान प्रकाशित हुआ था। हालांकि ये जो पूरी तरह से ये पुस्तक है ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारों वाला पुस्तक है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या होता है, गया अधिवेशन होता है एक, ठीक है। गया अधिवेशन इस क्षेत्र में हो रहा है क्योंकि बिहार यहीं पर है, तो गया अधिवेशन होता है। और गया अधिवेशन में आप देखेंगे कि रांची के पीसी मित्रा हैं और देवकी प्रसाद है, ठीक है, रांची के पीसी मित्रा और एक नाम है देवकी प्रसाद। ये लोग जब यहाँ से लौटते हैं तो यहाँ पर जो भी प्लान बनाया जाता है इस अधिवेशन में, कांग्रेस का गया अधिवेशन में, उसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों का नाम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोग जो तिलक स्वराज्य फंड बनता है इसके लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि इसमें आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन जमा कीजिए ताकि हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। तो याद रखिएगा ये दोनों नाम किससे जुड़ा हुआ है, तिलक स्वराज्य कोष से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा झारखंड में ताना भगत भी प्रमुख रूप से भाग लेंगे, जहाँ पर हमने यहाँ पर पिक्चर में देखा भी। और ये लोग क्या करेंगे, झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में झंडा सत्याग्रह करेंगे और झंडा सत्याग्रह के माध्यम से और भी बहिष्कार करेंगे, कर को देने से मना कर देंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब क्या होगा, इसी बीच थोड़ा सा नीचे बात करें कि ये आंदोलन समाप्त कैसे हो जाता है। तो इसी बीच क्या होता है कि आप देखेंगे कि 5 फरवरी को एक कांड होता है, कहीं कहीं 4 फरवरी भी ये मिलता है। तो 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है, उस कांड का नाम है चौरा चौरी कांड, ठीक है, चौरा चौरी। इसी चौरा चौरी कांड में क्या होता है कि गोरखपुर में ये कांड होता है और यहाँ पे एक थाने को पूरी तरह से जला दिया जाता है, ठीक है। तो एक थाने में आग लगा दी जाती है और जब ये थाने में आग लगाई जाती है तो यहाँ पे कुल मिला के 24 से अधिक सिपाही मारे जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। तो जब ये जलकर मर जाते हैं तो गांधी जी को ये बात पता चलता है और चूँकि ये आंदोलन जिस मोटो की वजह से शुरू हुआ था वो था, या फिर जो प्रकृति था इसका वो अहिंसात्मक प्रकृति का था, इस वजह से गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने की बात करते हैं और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की वापसी कर दी जाती है। कहाँ पर इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो याद रखिएगा क्योंकि इस समय में गांधी जी बारदोली में रहते हैं, इसी वजह से बारदोली में ही एक प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के बाद इस आंदोलन की वापसी कर ली जाती है।
इसके बाद कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद स्वराज पार्टी बनती है, तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से आगे जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो चला और झारखंड के क्षेत्र में उसका कैसे प्रभाव रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो हमने बातें की है वो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो मेरे हिसाब से छोटा होगा। कुछ चीज़ें अगर हो सकता है छोटी हों तो आप जो भी आपके पास सोर्सेज हों उससे रिवाइज़ कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप आसानी से उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और ज़रूर आपका मार्क्स जो है और लोगों से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।